क्लॉज, क्लॉज मतलब गैप है, डिफरेंस गैप है। हम लोग सारे किस लिए खड़े हैं? सेल्स के खड़े हैं, ठीक है। अगर मैं किसी से कोई सवाल पूछूं, एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कि मैं अगर कहूँ कि कस्टमर बता सकता है, कस्टमर, हम प्रॉपर डील कर रहे हैं, क्योंकि ये याद रखना, सेल्स हमेशा तब आती है जब एक चीज़ का हमें नॉलेज आए। एक चीज़ का जब नॉलेज आना शुरू हो जाता है ना, तो हमारे पास चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आपको मैं, आपने, हम पूरा दिन कस्टमर डील करते हैं, क्या हमें पता है कि वो कौन से स्टेप हैं जो एक कस्टमर को प्रॉपर डील किया जाता है? वो कौन से प्रॉपर स्टेप्स हैं जिससे हम कस्टमर को डील कर सकते हैं, कस्टमर को अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करो, कन्विंस नहीं करो किसी कस्टमर को, आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ प्रेजेंट करो। लेकिन जो प्रेजेंटेशन का जो प्रोटोकॉल है ना, वो आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो एक ब्रांड कॉन्शियस और ब्रांड इमेज के साथ होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक स्टेप्स बताता हूँ, 3 स्टेप्स हैं जो एक कस्टमर को डील करने के हैं। वो एक आता है अप्रोच, इंगेज, क्लोज। इन 3 चीजों के अंदर कस्टमर्स को डील करना पड़ता है। और ये मैं आपको वो फार्मूला और वो थंब रूल बता रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। लेकिन इस अप्रोच, इंगेज, क्लोज में आपको नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बंदा कहे कि मैं कैसे अप्रोच करूं, अप्रोच क्या होता है, इंगेज क्या होता है, क्यूरी है ना, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अप्रोच इन अ सेंस उसे कहते हैं कि अप्रोच किसी भी इंसान या किसी भी कस्टमर के साथ कनेक्ट करना। अप्रोच हम नॉर्मली किस तरह करते हैं? अप्रोच हम सलाम के थ्रू भी करते हैं, ग्रीटिंग के थ्रू भी करते हैं, वेलकम के थ्रू भी करते हैं। लेकिन सवाल ये कि हर ब्रांड के अंदर अप्रोच किया जाता है, सलाम किया, हर जगह होता है ना, सलाम कर रहे होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कस्टमर को सलाम किया जाए, जरूरी ये है कि कस्टमर को आप सलाम कैसे करते हैं, ग्रीटिंग कैसे करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कस्टमर को अपना प्रोडक्ट, कस्टमर ना हमेशा, हमें याद रखना, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने से पहले, सबसे पहले वो आपको एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले आपको खरीदेगा, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो आप में वो क्या खरीदेगा? आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप ग्रूमिंग होके आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, उससे वो इंस्पायर होता है। जब वो आपसे इंस्पायर होता है, कनेक्ट होता है, फिर वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो आपका जो अप्रोच वाला पार्ट है ना, ग्रीटिंग वाला, ग्रूमिंग वाला पार्ट, वो बड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। कस्टमर ने कांटेक्ट कर लिया, आपसे बातचीत होगी, अब पार्ट आता है इंगेज का। याद रखना, सेल्स में ना सारी गेम ही इंगेज की है। इंगेज कैसे किया जाता है? मैं आज आपको बड़ा एक बेस्ट रिटेल सेल्स का बंदा, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बीइंग अ ट्रेनर आपको एक बात कह रहा हूँ कि आपने 2 चीज़ों के अलावा कोई बात नहीं करनी। कोई प्रोडक्ट उठाना, 2 चीज़ों को मैं आज से बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं करनी। प्रोडक्ट मैं खुद बिकेगा, नहीं बिका तो मैं जिम्मेदार हूँ। इंगेज में हमेशा नंबर ऑफ फीचर, नंबर ऑफ बेनिफिट बताओ बस। प्रोडक्ट उठाया, नंबर ऑफ फीचर, नंबर ऑफ बेनिफिट, और इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने। प्राइस बहुत कम है, प्राइस ये है, वो है, ले ले आखिरी पीस, ये बात नहीं करनी। हम ब्रांड इमेज वाले लोग हैं, हमें प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। अब फीचर क्या होता है? कोई मुझे पोलो की शर्ट देना, कोई वहाँ से पोलो की शर्ट निकालना। मैं आपसे पूछूंगा, अभी प्रोडक्ट ग्रीटिंग होगी, मैंने उसको अच्छे से बात की, उसको मैंने फुल किया, हम अच्छा नॉर्मली हम लोग जाकर ना ऐसे खड़े हो जाते हैं। खड़े नहीं होना, ये आप मतलब ये अप्रोच ही बड़ी ख़राब है। कस्टमर कहेगा ये जो बंदा या बंदी खड़ी है, खड़ा है, इससे आपने सिर्फ इतनी सी बात करनी, भाई साहब ये इसका मुझे साइज़ दे दो, भाई साहब इसमें कोई कलर पड़ा हुआ है। वो ये समझेगा, जब आप अप्रोच रखोगे ना, तो उसको पता चलेगा कि नहीं यार, ये जो बंदा जो खड़ा है या बंदी खड़ी है, इसी को मैंने फॉलो करना है। क्योंकि वो लीड, जब आप लीड करोगे ना कस्टमर को, कस्टमर आपके पीछे होगा। मसला ये होता है कस्टमर आपको लीड कर रहा होता है और आप पीछे खड़ी होती हैं या खड़े होते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं। कस्टमर आया, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, ठीक है, खैरियत से। अब आपके घर आया है ना, आपके स्टोर पे, आप अपने स्टोर की प्रेजेंटेशन दें। उसको इतना नहीं पता कि आपके स्टोर का जितना आपको पता है। आप बताएं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास ये इधर लगी हुई है, ये प्रोडक्ट इधर लगी हुई है। आपने उसको डायरेक्शन दी, वो ऑटोमेटिकली गया, ये अप्रोच का पार्ट है। अब वो गया प्रोडक्ट के पास, अब प्रोडक्ट के बारे में आपने कोई प्रोडक्ट उठा लिया, अब प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बात करो? अब मैंने 2 रूल्स बताए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा बेस बनाओगे, अंदर जो वर्डिंग्स होंगी, सेंटेंस होंगे, वो आपके अपने होंगे। अब नंबर ऑफ फीचर्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ फीचर, इसकी खूबियां बतानी है, इसमें क्या फीचर्स हैं।
अगर मैं एक सवाल पूछूं, एक बंदा मुझे बताए इसका कोई एक फीचर बता दो, इस शर्ट का कोई खूबी बता दो, मैनेजर को छोड़ के। मेंस कौन देख रहा है? आप देख रहे हो, कोई एक फीचर बता दो, कोई खूबी बता दो, इसकी खूबी, कोई खूबी बता दो, आप बता बेस दो इसकी ना। ग्रीन है सर, बेस ग्रीन है। कोई एक चीज बता दी, कोई एक पॉइंट, नंबर ऑफ फीचर्स में एक पॉइंट ये बता दिया। नंबर 2 में आप सबसे पहले ना फीचर्स में क्या, हमेशा ना प्रोडक्ट को एक बार खुद स्टडी करो, ये प्रोडक्ट है क्या। जब आप प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा आप नहीं बता सकोगे। और नॉलेज क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ फीचर और नंबर ऑफ बेनिफिट्स। एक बार आके डिस्कस कर लो, नहीं पता प्रोडक्ट, कोई नहीं, हर रोजाना 4-6 आर्टिकल्स आते हैं ना, कोई आया प्रोडक्ट भाई आज फ्रॉक के आगे, आप पता नहीं किसी प्रोडक्ट के आगे, वो में एक ऐसा होता है जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आता है, बाकी थोड़े थोड़े करके आर्टिकल्स आते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आपने प्रोडक्ट उठाया, नंबर ऑफ फीचर, फीचर में सबसे पहले आपने उसका डिजाइन थीम देखना है, ये डिजाइन थीम कौन सा है, कौन सा डिजाइन थीम है। आपने वो वर्ड्स बताने हैं जो कस्टमर को जब आप बताओगे उसको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा है जो मुझे प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानता है, ये फैशन को जानता है। क्योंकि जो यहाँ कस्टमर आ रहा है ना वो फैशन माइंडसेट का है, वो आज की सोसाइटी को देख के वो आपके पास आता है, वो किसी चीज से इंस्पायर होके आता है। जब आप बताओगे कि ये डिजाइन थीम मतलब कोई प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड में फ्लोरल होती है, एनिमल्स होती हैं, लीव्स होती हैं, स्विमिंग पूल होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन जब आप एक बार उसको देखो, आपने देखा डिजाइन थीम किया, अच्छा मैं फॉर एग्जांपल ये बात को, इसको क्या कहते हो, ये इसको कभी आपने सुना है, ये होता क्या है, इसको कहते हैं ब्लैंकेट। ये जो पट्टी होती है ना, पट्टी आती है, इसको कहते हैं ब्लैंकेट। अभी वर्ड नया है, अब हम इस वर्ड को प्ले कर सकते हैं कस्टमर के सामने, कस्टमर भी थोड़ा सा आप लेवल पे आ जाओगे। कस्टमर क्या कहेगा, यार ये वो दूसरा सेलमैन नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं पता। जब आप बोलोगे ना ब्लैंक, क्योंकि वो जो कस्टमर आपके पास आता है उसे सारी चीजें पता है। जब तुम उसके लेवल की वर्ड यूज करते हो ना, सेंटेंस बनाते हो, गेम सारी सेंटेंस की होती है, वर्ड्स की होती है, प्ले करना, वो आपको ना अपने लेवल का समझ जाता है, कहता है नहीं यार मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि इसे ज्यादा पता है। अभी ब्लैंकेट कुछ होती है लॉन्ग ब्लैंकेट, कुछ होती है शॉर्ट ब्लैंकेट, आप उसे बता सकते हो आप। अच्छा ये डिजाइन कौन सा पोलो का है, छोटी छोटी चीज है, बताना जरूरी, हम बताते नहीं है। नंबर ऑफ फीचर्स बताया, अब नंबर ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट कोई बताया, इसका फायदा मतलब क्या, फायदा ऐसा बताओ जो इसका मुझे डायरेक्ट लिंक करे, आप बताओ कोई इसका फायदा बताओ। ये स्ट्रेच है, एक तो ये स्टॉप भी स्ट्रेच है, और इसका ये है कि हमारे अपने ब्रांड की आपको ऑलरेडी हमारे सर ब्रांड का नाम बहुत अच्छा है कि इसमें कोई इशू भी होगा तो हमारे पास दोबारा ऐसा होगा, इसकी कंप्लेंट भी हमारे तक आज तक नहीं है, ये बेनिफिट भी है। इसमें से एक पॉइंट फिल्टर कर लो। बेसिकली ना ये 80-20 कॉटन है, 20 इसमें पिस्टल मिक्स है, ठीक है, 80 इसमें कॉटन है, ठीक है। ये पीके फैब्रिक है, समर के लिए टी शर्ट आती है दानेदार जो फैब्रिक से बोलते हैं ना, ये वो चीज़ है, ठीक है। 80-20 होता है वो समर का आर्टिकल, जिसमें 80 प्लिस्टर होता है, 20 कॉटन होती है, वो विंटर का फैब्रिक होता है। हाँ तो मुझे इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि ये पीके फैब्रिक है, आते समर के लिए, ये वाला आते ही समर के लिए। तो आपने एक पॉइंट ये पकड़ा, एक पॉइंट ये पकड़ा, आपने काउंट क्या करना, 3 आपने फीचर बताने, 3 बेनिफिट बताने, इससे ज्यादा बताओगे कस्टमर बोर हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर इस एक प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करना, उसने आना 4, 6, 8, 10 देखनी है। अगर आप इसकी एक लिस्ट बनाओगे फीचर, दिमाग में डाल दे नहीं यार सर ने कहा तो फीचर्स बताने, अब मैं पूरे गिन के लेके सुन के आया हूँ, मैं पूरे 5 के 5 बोलूंगा, इससे तो मैं ऐसे नहीं करना। 2-3 फीचर 3 बेनिफिट। अब एक चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर शायद ये एक एनालिसिस है, शायद कस्टमर आपके फीचर में कोई इंटरेस्ट ना ले कि भाई मैं क्या भाई अच्छा होगा प्रोडक्ट में, ये डिजाइन थीम होगी व्हाटएवर, सो ये जो मर्जी होगी। जब आप बेनिफिट बताना शुरू करोगे ना, वो उसका मेरा फायदा है। अब 3-4 बेनिफिट बताओ, कोई एक बेनिफिट ऐसा होगा जो मुझे डायरेक्ट लिंक करेगा, जिसकी मुझे एक्चुअल में नीड होगी। तो इसी तरीके से अब प्रॉब्लम ये होती है, हम ना हर प्रोडक्ट का ना कॉमन वर्ड यूज करते हैं। अभी मैं किसी से भी टेस्ट लूंगा ना, क्योंकि मैं नॉर्मली लेता हुआ आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन क्वेरी करता हूँ, आप ये प्रोडक्ट उठाओ, नीचे वाला कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, 2000 से लेके 15,000 वाला भी उठाओ ना, आपके जो कॉमन फीचर और कॉमन बेनिफिट्स होते हैं, कॉमन उसकी लाइनें होती हैं कि भाई प्राइस अच्छी है, स्टफ अच्छा है, कलर एक ही है, ये बातें नहीं करती। प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसकी वर्थ के लेवल के ऊपर आपको वो वर्डिंग्स बोलनी पड़ती हैं। तो ये नंबर ऑफ फीचर और नंबर ऑफ बेनिफिट। अप्रोच का पार्ट मैंने बताया, इंगेज का पार्ट, इंगेज का पार्ट कौन सा आता है, नंबर ऑफ फीचर, ताकि मैं ये इतना शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट क्लोजिंग। क्लोजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इन सेंस कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट आपसे ले भी लिया,
अब आपका क्लोजिंग का पार्ट है, कस्टमर को आप लेके जाते हो सीधा काउंटर की तरफ, बिल बनाया, बिल जाके सारे प्रोडक्ट्स दिए, उसके प्राइस से उसको वापस दिलवाया, व्हाटएवर जो भी होता है उसमें उसकी जो कैशियर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रॉपर तरीके से उसको प्राइस प्रोडक्ट बताना कि नंबर ऑफ यूनिट्स इतने हैं, नंबर ऑफ अमाउंट्स इतनी बनी है और नंबर ऑफ बैलेंस इतना, ये प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है। अब वो जो जिसका जो कस्टमर है, जिसका वो कस्टमर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल देने के बाद कस्टमर को पॉलिसी बताए लाजमी। हम नहीं बताते, कस्टमर नॉर्मली बिल फेंक देता है, फेंकते हैं ना, ऐसे ही। क्योंकि उसको वैल्यू नहीं बताता उस बिल की। अब आप लास्ट 2-3 लाइनें हैं ना, वो ऐसी क्लोजिंग मार दी हैं कि उसको लगे कि यार ये बंदे ने मुझे एक ऐसी बात बोली, अब ये मैं वॉलेट में डालूंगा बिल बजाय फेंकने के। अब आपने बताना है कि सर 14 दिन में कोई भी प्रोडक्ट एक्सचेंज हो तो आप मुझे बताइएगा, बट ये बिल आपके साथ होना चाहिए, क्लेम का भी उसको पॉलिसी बता दी, और सर नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, अपडेट्स वगैरह दे दी। ये क्लोजिंग इन्विटेशन होती है। इस ब्रांड इमेज के साथ आप डील करो। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि आप वो गए होगे मैकडोनल्ड गए होगे, ड्राइव थ्रू से गए होगे अभी आप, साहिवाल बैकवर्ड एरिया है ना, वहाँ का मैकडोनल्ड उठाओ या बिल्कुल इस्लामाबाद या कोई पिंडी का या कोई बड़े शहर का आप मैकडोनल्ड उठाओ, सर्विसेज सेम होती हैं। कभी फील ही नहीं होता कि वो साहिवाल में है, वो बड़ा बैकवर्ड है। क्यों? उनको पिच लाइन दिए होते हैं क्योंकि जब आप जाते हो तो वो एक माइक्रोफोन में एक बंदा बोलता है, वो वही लाइन बोलता है, वुड यू लाइक टू ड्रिंक ब्ला 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 ब्ला, बोलता है यस ये बर्गर फलाना बर्गर, फिर आगे निकलता है सर आपका अमाउंट इतना होगा, वो बिल्कुल वही लाइन बोलते हैं। आपको बंदे का नाम याद नहीं होता, क्यों? वो मैकडोनल्ड को डील करो तो आप मैकडोनल्ड हमेशा याद रखते हो। तो आपको ये बताने का मकसद है आप कस्टमर को भी डील करो, अप्रोच, इंगेज, क्लोज। अभी बताने का मकसद क्या है, क्योंकि मैं आपका वैसे टेस्ट भी ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जो चीज़ मैंने बताई नहीं, मैं अगर प्रोडक्ट उठा के पूछ सकता था यार मुझे इसका फीचर बताओ, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को पकड़ना है। याद रखना आपका नॉलेज खुद बढ़ेगा, पहले आप पहले अपने प्रोडक्ट की नॉलेज की तरफ जाओगे, फिर आप आगे जाके प्रेजेंटेशन देना शुरू करोगे। एक चीज कस्टमर डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक मैं आपको केपीआईज बता रहा हूँ ब्रांच ऑपरेशंस के हवाले से, ब्रांच ऑपरेशंस के, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना। आपकी नॉलेज इनहेंस होगी तो आप भी थोड़े से पॉलिश होना शुरू हो जाओगे। 5 चीजें होती है, मैनेजर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्रांच को ना चलाने के लिए, उसके ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए 5 चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। उन 5 चीजों में अगर आपका कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाता है ना, आपकी हर चीजें ठीक होती है। हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए भी है, ब्रांच से लेके ये यहाँ तक, मतलब ये वो फार्मूला है जो कंपनी के सीईओ भी यही यूज करता है, लेकिन वो अपने वॉल्यूम में यूज करता है, हम अपने वॉल्यूम में यूज करते हैं, आप अपने वॉल्यूम में यूज करते हो। उसमें सबसे पहले 5 KPIs में ये होता है रिटेल ऑपरेशंस में सबसे पहले। अच्छा 5 में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 पॉइंट वो ऐसे हैं अगर उनमें से 4 पॉइंट आपके 100% हो रहे हो, 4 पॉइंट्स आपके 100% ओके हो, एक पॉइंट जो है वो आपका परफॉर्म ना कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि 4 पॉइंट जो आपके बाकी के हैं ना वो भी 0 है, मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि आपके ऑपरेशन 5 के 5 होना बहुत जरूरी है, ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अभी आपको मैं प्रूव करूंगा। फॉर एग्जांपल ये ब्रांच उठती है, इसमें पहला पॉइंट आता है सेल्स का, क्योंकि सेल्स के बगैर चीजें नहीं चलती। एक ब्रांच होती है, सेल्स से आपकी सैलरीज निकलती है और उसके थ्रू आपके रेंटल निकलते हैं, कमीशन निकलते हैं, बाकी अखराजात निकलते हैं। सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक किसी भी रिटेल को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सेल्स में बड़े फंडामेंटल्स होते हैं जिसमें हम टारगेट्स देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, कमीशन देते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? सेल्स को इनहेंस करने के लिए प्रमोशंस दे रहे होते हैं। आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होगे ना, ये सेल्स से रिलेट कर रही होगी। नंबर 2 में क्या आता है? स्टॉक अवेलेबिलिटी। इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है सेल्स और स्टॉक अवेलेबिलिटी से, क्योंकि सेल्स सबसे पहले स्टॉक ही होता है ना, वो स्टॉक पंच होने के बाद वो भी सेल्स बन जाता है। मतलब दोनों एक हिसाब से एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है? जब एक इनवॉइस होके एक प्रोडक्ट इनवॉइस होने के बाद वो सेल्स में चली जाती है, तो सेल्स होगी तब जब आपके पास स्टॉक होगा। स्टॉक अगर नहीं होगा तो आप सेल भी नहीं कर पाओगे। तो स्टॉक अवेलेबिलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप डिमांड्स वगैरह देखते हो, आप अपनी सेल्स वगैरह चेक करते हो कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट सेल जा रही है, आप उसमें आर्टिकल वाइज देखते हो, आप उसमें कलर वाइज देखते हो, आप उसमें साइज वाइज देखते हो। ये आप स्टॉक जब अवेलेबल होगा तो कस्टमर उठाएगा आपसे। ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तीसरा कौन सा आता है? स्टाफ, जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था। अगर आपका सेल्स अच्छी जा रही हो,
स्टॉक भी अवेलेबल है, स्टाफ आपका साइड से हटा दो, ना सेल होंगे ना स्टॉक अवेलेबिलिटी होगी, कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि स्टाफ ही करता है चीज। सेल्स कौन करता है? स्टाफ करता है। स्टॉक अवेलेबिलिटी की सारी चीजें कौन करता है? स्टाफ। समझ में आ रही है चीजें जी जी जी। कि सेल्स, स्टॉक, स्टाफ तीनों का कट जोड़ है। चौथा कौन सा है? चौथा है ऑडिट। आप सेल्स भी अच्छी दे रहे हो, स्टॉक अवेलेबिलिटी भी ठीक है, स्टाफ भी काम कर रहा है, फिर जैसे शॉर्टेजेस दे रहे हो, जो सेल्स से कमाया, स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट की, हर चीज की यहाँ से जीरो होगी, तो कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि एक तरफ से कमाया एक तरफ से उड़ा दिया। तो इसकी भी जरूरत है, ऑडिट भी पक्का करना जरूरी है। पांचवा कौन सा है? पांचवा खर्चे, एक्सपेंस। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आता है, क्योंकि अगर आपकी सेल्स भी अच्छी हो, स्टॉक अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो और आपका ऑडिट भी अच्छा हो, खर्चे आपके दबा के आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स हर छोटे, क्योंकि हम बड़ा फॉलोअप होता है, अगर वो उससे ज्यादा हो तो उससे भी फायदा नहीं हुआ ना, इतनी ज्यादा सेल करके प्रॉफिट मार्जिन कमा के ऑडिट अच्छा देगा, क्योंकि भाई हमारे खर्चे इतने ज्यादा खुल रहे हैं, तो उस पर भी चेक होता है। तो ये 5 बेसिक चीजें होती हैं। अब बड़ा जो सीईओ होता है ना, सीईओ, उसके पास भी टाइम नहीं होता, वो छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे चीजें देखो, 5 बेसिक चीजें देखता है, देखेगा मेरी कंपनी की आज सेल्स क्या ग्रोथ चल रही है, सेल्स थोड़ा सा रिव्यू देगा, उसके ऊपर कोई उसने काम करना हो तो कोई एक्शन प्लान बना देगा, फिर स्टॉक चेक करेगा कि स्टॉक पे मैंने माल कितना खरीदा, कितना परचेज है, कितना भेजना, वो थोड़ा सा चेक करेगा। फिर उसके बाद देखेगा भाई स्टाफ में लो परफॉर्मर कौन जा रहा है, लेट कौन आ रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन जरूरी है। ठीक है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है जो अगर लेट आ रहा है, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है जो छुट्टियां कर रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें इन चारों से रिलेट करती हैं, क्योंकि उसी बंदे ने स्टॉक अवेलेबिलिटी भी करवानी है, सेल्स भी करवानी है, एक्सपेंस के मामला भी देखने हैं, ऑडिट भी देखने हैं। स्टाफ देखता है, फिर वो एक्शन भी लेता है सीईओ, अच्छा 300 बंदा है या 3000 कंपनी में, उसका वो देखेगा लो परफॉर्मर की टीम आ रही है, भाई इसको उड़ा दो, इसको ये कर दो, उसको प्रमोट कर दो, इसको, वो एक्शन लेगा कुछ ना कुछ। फिर जाके ऑडिट में आएगा, ऑडिट चेक करेगा, हाँ यार इसकी अच्छा ऑडिट है, उसको इंसेंटिव दो, ये शॉर्टेज है इसकी शॉर्टेज में डाल दो, ये निकाल दो, कुछ ना कुछ एक्शन। फिर खर्चे देखेगा, अच्छा खर्चे क्या आ रहे हैं मेरी कंपनीज में, ओह ये कंपनी ये इसको अप्रूवल नहीं करो, इसको रिजेक्ट कर दो, हाँ ये चलाओ, ये ठीक है, इस पर नेगोशिएट करो। इन 5 चीजों में जाकर छुट्टी करके चला जाएगा, क्यों? उसका कंट्रोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 बेसिक है। इसी तरीके से मैं भी अपने एरिया में यही देखता हूँ, ये फार्मूला फिट हो रहा है। अब मैं मेरे अंदर कितने 11 शॉप्स है, मैं सुबह सबसे आके सबसे पहले सेल्स देखूंगा मेरे, क्योंकि आप रोज गूगल शीट में अपडेट करते हैं ना, सारे मैनेजर रात को सेल्स अपडेट कर देते हैं, सुबह मेरे पर रिपोर्ट बन जाती है, भाई क्या परफॉर्मर है, क्या डेली बेसिस के हिसाब से क्या जा रहा है, टारगेट के हिसाब से क्या जा रहा है, जो लो परफॉर्मर होता है उसको मेरी कॉल जाती है, उससे मैं बात करता हूँ, उससे उसको कोई इशू हो, कोई इसका सोल्यूशन हो, कुछ भी हो, मैं इससे बात करता हूँ। फिर उसके बाद स्टॉक वगैरह चेक कर लेता हूँ, हाँ यार ये स्टॉक कम आ रहा है, इसका स्टॉक ज़्यादा भेजना, वट एवर से जो भी आता है। फिर एक्सपेंस का रूटीन का चल रहा होता है, ऑडिट का भी हमारा डील के साथ कनेक्टिविटी चल रही होती है, फिर स्टाफ के भी मामला आ रहे होते हैं, एक्शंस कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। इसी तरीके से एक मैनेजर भी ये कर सकता है, और एक सेल्स स्टाफ जो फ्लोर इंचार्ज है वो भी देख सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको ये बताने का मकसद ये है कि आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करना है, काम आसान करो, अपने इतने मुश्किल नहीं बनाओ, खुद हमने मुश्किल बनाए। मैं आपको कह रहा हूँ आपने ये काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अभी आप ब्रांच में कोई भी काम देखोगे ना, स्पान से रिलेट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वीएम होता है, स्टीमिंग होता है, ये किससे रिलेट कर रहा है? जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, किससे रिलेट कर रहा है? करते हो ना वीएम? स्टाफ से ही, हर चीज स्टाफ नहीं करनी है। नहीं, वो रिलेट किससे कर रहा होता है? सेल वीएम क्यों करते हो? सेल के लिए कि अच्छा कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रही है ना, कुछ भी एक्टिविटी करोगे वो आपके इस 5 पॉइंट से इफेक्टिव हो रही होंगी। आपका थीम बार चेंज क्यों होता है, विंडो क्यों चेंज होती है, सीएस की वजह से। आपके पास वो आर्ट वगैरह क्यों आते हैं अंदर के, भाई वो सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही होती है ना। कोई भी चीज उठा लो, कोई भी यूनिफॉर्म क्यों था भाई, अच्छी ग्रूमिंग हो, स्टाफ से रेलेवेंट है, कि सेल्स अच्छी हो, ये कोई ना कोई पॉइंट ये 5 चीजों में ही चल रही होती है। लेकिन आपको भी बताने का मकसद है कि आप भी अपनी जेडीज पहचाने, जेडीज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसके बगैर चीजें करेंगे प्रॉब्लम में हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम ये मैंने बड़ा ना शॉर्ट करके बताया और बड़ा स्ट्रेट अवे बताया। नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी स्टाफ से इंडिविजुअली पूछूंगा, उसको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्या 2 चीजें मेरा सवाल है, यार फीचर बता दे, नंबर ऑफ बेनिफिट। कस्टमर का डिसीजन उसका अपना है, वो खुद डिसीजन लेगा, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट देखते हैं, अच्छा प्रोडक्ट का हमेशा वो बात नहीं बतानी पड़ती जो देख के ही पता चल जाती है। आपने उसकी वो चीजें पकड़नी है जो कस्टमर नहीं पकड़ सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप लोगों से भी ये है कि जिस तरह मैंने 5 रूल में से एक रूल था स्टाफ का, तो मैं वही बात बता रहा हूँ। उसमें क्या रूल आता है कि आप लोग लेट ना हो।
आप पंक्चुअलिटी रखो, अपना बिहेवियर एटीट्यूड रखो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस रखो, फिजिकल एक्टिव रहो, कस्टमर सर्विसेज का पार्ट होता है, ये सारा स्टाफ में ही होता है। उस तीसरा पॉइंट जो बताया था स्टाफ वाला, तो ये चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि मैं बड़ा मैनेजर का बड़ा स्ट्रिक्ट होता हूँ। अगर आपका स्टाफ का बंदा कोई ऊपर नीचे होता है, मैं अब मैनेजर से पूछो मैं कैसे बात करता हूँ, क्योंकि मैनेजर से मैं डील करूँगा, मैनेजर पर आपसे करेगा। तो जो भी चीज़ मैनेजर आपको बोल रहा होता है ना, वो मेरी वजह से बोल रहा होता है। मैं उसको वो पिच लाइन वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हिरार्की है ना, एक सेल्समैन है, फिर उसके सुपरवाइजर है, फिर असिस्टेंट है, मैनेजर है, एएसएम है, तो तरीके से सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपने भी अपने लेवल पे वो चीज़ें इंश्योर करनी है। मैं आऊँगा, किसी भी लेवल पे आऊँगा, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। क्योंकि आप मॉल ऑफ सियालकोट में बहुत ज़्यादा इशू है कि कस्टमर फुटफॉल जब भी जितना आता है उस हिसाब से सेल पर फुटफॉल नहीं है। आपको बताया कि आपका मोस्टली 500 से अबव होना चाहिए, और आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा आता है मॉल ऑफ सियालकोट में, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उस तरीके से वो कन्वर्जन नहीं जाती। वो क्या है, अप्रोच इंगेज क्लोज नहीं होती। ठीक है, थैंक यू, आप लोग आए, टाइम दिया, वरना मैं रहता जाता तो ज़्यादा वो हो जाता। तो थोड़ा सा आप लोग भी दूसरे को पहचानते हो, थोड़ा स्टोर भी देख लेते हो, थोड़ा इंट्रैक्शन भी हो जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड में नेक्स्ट टाइम किसी भी शॉप पे आऊँगा तो ये चीज़ें आपने इंश्योर करवाना। अगर हाँ किसी को प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे पूछो, ग्रुप बने हुए हैं ना, आप मुझे टैग कर दो, नहीं रिप्लाई किया मुझे डायरेक्ट मैसेज डाल दो, सर ये क्यूरी है मुझे समझ में नहीं, लेकिन थ्रू चैनल आना, थ्रू चैनल। चैनल मतलब पहले मैनेजर को पकड़ लिया, मैनेजर से आके डिस्कशन की, और कोई क्यूरी है तो मुझे बताओ, ठीक है, लेकिन फॉलो लाजमी करना है। कोई इशू होता है आप मैनेजर को बताओ, वहाँ से इशू रिजॉल्व, मेरे पास आ जाओ।